तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज का जो चैप्टर है वो है पावर्टी का, जो कि ऑब्वियस सी बात है क्लास तो सॉरी, वो लिखते समय थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, ये भैया ऑब्वियस सी बात है, ध्यान रखिएगा। क्लास 12th का है, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स का मामला है। पावर्टी चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि ये शॉर्ट रिवीजन है, तो मैं झटके झटके में आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रैटेजी के बेस पे है, जो कि ये रिवीजन नोट्स जो है ये एनसीईआरटी का है। तो आपको ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप उसको वहाँ से भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत ही ऑब्वियस सी बात है पावर्टी यानी गरीबी के बारे में बात करने के लिए कहा है। किसकी भाई है? गरीबी के बारे में। ठीक है, गरीबी, गरीबी किसके बारे में? गरीबी के बारे में बात करने के लिए, यानी पावर्टी, गरीबी, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि कैसे पावर्टी इन्फ्लुएंस करती है हमारे इकोनॉमिक्स को, और कैसे पावर्टी कितने टाइप की होती है, पावर्टी का बेस क्या रहा है। जो कि ये चैप्टर अच्छा है, करीबन 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कभी कभी एक बड़ा क्वेश्चन भी 6 नंबर का देखने को मिला है। ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है बेसिक कंसिडरेशन से। व्हाट इज पावर्टी? पावर्टी होती क्या है, हमको वो देखना है। तो व्हाट इज पावर्टी? ठीक है, आओ देखते हैं। पावर्टी का मतलब क्या होता है? पावर्टी, पावर्टी क्या बोला है? पावर्टी इज एन स्टेट इंडिविजुअल इन विच इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटी। ठीक है, फुलफिल द बेसिक नेसेसिटी लाइफ, लाइक फूड, क्लोथिंग एंड एजुकेशन। क्या क्या मतलब कि बेसिक नेसेसिटी जो पूरा ना कर पाए। ठीक है, पॉवर्टी उसको कहते हैं। ऑब्वियस ही बात है, नॉर्मल पीपल के लिए पॉवर्टी का डेफिनेशन अलग होता है। मतलब कि रोटी कपड़ा मकान जिसका पूरा नहीं हो सकता है, फूड, क्लोथ, हाउस, और इसके साथ एजुकेशन। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि एक इंसान पूरा नहीं कर पाता है, इसी को हम पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, शुरुआत ही यहीं से होती है, सोशल बेसिक नीड ही यही है हमारी कि भैया रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है हमें, बिना इसके हमारा काम नहीं चलेगा और ना कभी चल पाया है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है ना भाई, किसी भी इंसान को रोटी कपड़ा मकान चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बिना रोटी कपड़ा मकान के नहीं काम चलेगा। ठीक, अब कुछ दो तरीके से मेजर किया जाता है पावर्टी को। वैसे मेजर करने के तरीके तो कई ढेर सारे हैं। ठीक है, मतलब बेसिक दो ही तरीके हैं जो आपको उस पूरे बुक में पढ़ना है। एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया? इट रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ अ पीपल, इट रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ अ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो अ पॉवर्टी लाइन। इट मेजर्स ऑन अ बेसिक ऑफ टू कैटेगरीज। दो क्राइटेरियाज में इसको बांटा गया है। ठीक है, दो क्राइटेरियाज में इसको बांटा गया है। पहला जो तुम्हारा आता है, क्या आता है? मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन क्राइटेरिया। मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन, people who are not getting people who are not getting 2400 calorie per person per day, per person per day, per person per day। ठीक है, per person per day in rural areas, and 2100 calories in urban areas। ठीक, कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है बताइए? अगर हम कैलोरी के डेफिनेशन पे बात करते हैं तो अर्बन एरिया में, कहाँ पे भैया? अर्बन एरिया में, मतलब कि शहरों में करीबन आपको 2100 कैलोरी का डेफिनेशन होना चाहिए। मतलब कि हमारे खाने की जो क्षमता है वो 2100 कैलोरी होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम रूरल एरिया की बात करें, किसकी बात करें? रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में करीबन 2400 कैलोरी के डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। ठीक है, किसका? 2400 कैलोरी के डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। ये मिनिमम कैलोरी जो तुम्हारा है ये कंजम्पशन होना ही चाहिए एक नॉर्मल पीपल को, मतलब डेली उसको इतना खाने को मिलना चाहिए। अब वो किसी फॉर्म में हो सकता है, वो चाहे कार्ब के फॉर्म में हो, प्रोटीन के फॉर्म में हो, फैट के फॉर्म में, मतलब टोटल ओवरऑल कंजम्पशन उसका इस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलोरी। ठीक है, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलोरी। The new poverty line does a transition of a monthly per capital consumption expenditure is rupees 9.72, मतलब कि
रुपए इन रूरल एरियाज में 972 रुपए चाहिए, एंड अर्बन एरियाज में 1407 रुपए के हिसाब से होना चाहिए। कितना? अर्बन एरियाज में 1407 रुपए के हिसाब से होना चाहिए। ये जो डेटा है ये 2011 और 12 में हुआ। देखो कारण क्या है 2011-12 का मतलब देने का, कि 2011 और 12 में क्यों दिया गया था। उसी समय हमारी सेंसस रिपोर्ट आई थी। क्या आई थी? सेंसस रिपोर्ट आई थी। ठीक है, 2011-12 के बाद सेंसस रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से सेंसस रिपोर्ट पे काम किया ही नहीं गया। अच्छा, उस समय जो पॉपुलेशन की स्ट्रैटेजी थी वो कुछ अलग थी। उस समय हम चाइना के नीचे थे और हमारी जो पॉपुलेशन थी 1.3832 के आसपास रही होगी, और चाइना की पॉपुलेशन 1.4 मिलियन के आसपास रही थी। मतलब कि 132 करोड़ हम थे और चाइना करीबन 140 करोड़ के आसपास दिख रहा था 2011-12 के सेंसस रिपोर्ट में। अब यहां पे कुछ बोलना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि सेंसस रिपोर्ट करीबन अगर हम 10 सालों में देखें तो हमारी पॉपुलेशन में कोई गिरावट नहीं आई है। आने वाले 20 सालों में गिरावट देखने को मिलेगी, बट अभी कोई गिरावट नहीं है। अभी हम चाइना को करीबन 10 करोड़ लोगों से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। अगर हम बात करें 2011-12 की, तो चाइना करीबन अपने डिटेल प्रोसेस में काम कर रहा था। उन्होंने सिंगल चाइल्ड की पॉलिसी ले आ दी थी। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा तेजी से गिरावट आ रही थी। उसके बाद से उन्होंने इतना ज्यादा फाइन लगा दिया था, करीबन 2 लाख यूरो का फाइन लगा दिया था। अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो अगर 100 से अगर अभी का रेट अगर देखोगे तो अगर मान लो कि हम 100 रुपए पर यूरो के हिसाब से देख रहे हैं तो करीबन 2 करोड़ का फाइन लग रहा था अगर आप एक से बच्चा ज्यादा पैदा कर रहे थे। अब इसकी वजह से दिक्कत ये हो रही थी कि जो चाइनीज पीपल थे वो जनरली बच्चे पैदा कर नहीं रहे थे, और जो बच्चे अधिक पैदा हो रहे थे उनको अपने रिश्तेदारों को दे दिया जाता था। भैया कि ऐसा है कि मेरे आप जिनके रिश्तेदारों के बच्चे नहीं, उनको दे दिया गया कि भैया कि हमारे बच्चों को पालिए पोसिए और काम करिए इसके हिसाब से। ठीक है, तो यहां पे हमको ये देखने को मिला था करीबन, ठीक, करीबन हमको यहां पे ये देखने को मिला था। इंडिया में सिचुएशन कुछ अलग थी। सिचुएशन ऐसी थी कि 2011-12 के बाद सेंसस रिपोर्ट में उतना काम किया नहीं गया, तो हमारी पॉपुलेशन इस समय ज्यादा है अगर देखा जाए तो अब इसको हिसाब से इन्होंने कहा है कि रूरल एरिया में 972 रुपए चाहिए। मतलब कि एक महीने का खर्च 1 मंथ, यानी मंथ पर मंथ का जो खर्च है वो 972 रुपए है। 972 रुपए रूरल एरिया के लिए और 1407 रुपए किसके लिए? अर्बन एरिया के लिए। ठीक है, अब 1407 रुपए में क्या होगा तुम खुद सोचो। 1407 रुपए में एक पॉपुलेशन, एक परिवार को पालने के लिए या एक इंसान को भी 1407 रुपए बहुत कम पड़ते हैं। आप बेसिक कमोडिटी को देख लीजिए, तो अब अगर आप गैस भी ले आते हैं तो 1000 का गैस पड़ जाता है। अब क्या 407 रुपए में आप खाना भी खा लेंगे और बाकी रेंट भी दे लेंगे, बाकी आप रह भी लेंगे, बाकी घर के खर्च जो है क्या वो 1407 रुपए में कंप्लीट हो पाएंगे? तो नहीं हो पाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ इन्होंने कहा था कि भैया कि ऐसा है कि 32 रुपए पर आपको चाहिए, 32 रुपए चाहिए इन रूरल एरियाज के लिए और 47 रुपए चाहिए अर्बन एरिया के लिए। अच्छा, 32 रुपए तो मान लो कि मैं मानता हूं कि एक दिन का खर्च है। गांव में 32 रुपए, रूरल एरिया में 32 रुपए और 47 रुपए किसमें? अर्बन एरिया में। ये क्या था? पर कैपिटल था डेली बेसिस का। किसका? डेली बेसिस का पर कैपिटल था, कि मतलब डेली बेसिस पे इतना रुपए आपको खर्च करने हैं। अब 32 रुपए के हिसाब से आप जोड़िए, तो अगर आप दाल चावल भी अगर आप खाते हैं, दाल चावल भी अगर आप खाते हैं, सिंपल कुछ नहीं खाते हैं, रोटी चावल भी खाते हैं, दाल चावल भी खाते हैं, रोटी दाल भी खाते हैं, तो 32 रुपए में कोप अप कर पाना बड़ा ही मुश्किल है इस जमाने के हिसाब से। ठीक है, अब कैसे इन्होंने डिफाइन किया वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी कंट्री अपनी कंट्री को गिराना नहीं चाहती है, अपनी कंट्री की इंटरनेशनल वैल्यू को कम नहीं करना चाहती। कोई भी हो, चाहे हमारा देश हो चाहे कोई भी देश हो, वहां पे ऐसी स्थिति नहीं है। बट एक बात अच्छी भी है कि हमारी कंट्री में पॉवर्टी का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा अलग है। यूएस वगैरह में आप चले जाइए तो यूएस वगैरह में पॉवर्टी में सीधे के सीधे आप क्या हो जाते हैं? होमलेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? होमलेस हो जाते हैं। ठीक है, यूएस वगैरह में चले जाओगे तो सीधे होमलेस हो जाओगे, मतलब काम ही खत्म है। ना तुम्हारे पास कोई जगह बचेगी, ना कुछ बचेगा, ना नौकरी बचेगी, ना घर बचेगा, ना कुछ बचेगा, सीधे के सीधे काम खत्म है तुम्हारा। बट इंडिया में होमलेसनेस नहीं है, इंडिया में पॉवर्टी है बट होमलेसनेस नहीं है। एक कोई गरीब इंसान भी होगा
तो उसके पास रहने की कोई ना कोई जगह होगी ही होगी, गांव में भी होगी, बट एक रहने की उसके पास एक प्रॉपर जगह होगी। भले ही उसके घर में ईंटे की मकान नहीं होगी, मिट्टी की मकान होगी, बट मकान तो होगा उसके पास, ठीक है। तो उसके पास रहने की जगह तो है भाई। तो इंडिया में पावर्टी का डेफिनेशन थोड़ा सा अच्छा है कि हम यहाँ पे होमलेस नहीं हो पाते हैं, हमको भाई बेसिक अपने नीड को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होती है। नहीं तो सरकार के कुछ पिछले जो मतलब उन 70-80 सालों में कुछ ऐसा सिचुएशनशिप तैयार किया गया था कांग्रेस की सरकार में, ताकि लोग एक अच्छी जिंदगी जी सके, मतलब बेसिक नीड पूरा कर सके आप, ठीक है। खेती वगैरह अगर नहीं है तो 2-4 अगर एकड़ भी जमीन है, 2-4 कट्ठा भी उनके पास जमीन है, या किसी के यहाँ काम करके वो अपना जीविका चला लेते हैं। तो इंडिया में होमलेसनेस की सिचुएशन नहीं है कि हाँ होमलेस नहीं। हाँ, अब ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि पूरी की पूरी कंट्री में होमलेसनेस नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, कुछ परसेंटेज है, 1% 2% आपको होमलेसनेस देखने को मिलेगा, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो उनकी खुद की गलतियों की वजह से, या तो वो पूरी तरीके से नशे में डूबे हुए हैं, या उन्होंने घर छोड़ दिया है, या नशे में उन्होंने पूरा घर बेच दिया, जमीन जायदाद बेच दी। बट जो लैंड सेटलमेंट की जो थ्योरम आया हुआ था, जो कांग्रेस सरकार में लैंड सेटलमेंट हुआ था, जो मैंने अभी पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा था, उसकी वजह से सबको कुछ ना कुछ जमीनें मिली थी। उनकी वजह से उनका जो जीवन यापन है वो एग्रीकल्चरल बेस पे आ गया था। तो उनके पास कुछ जमीनें आ गई थी, उनकी वजह से वो अपना कम से कम जीविका चला पा रहे थे। तो वो सिचुएशन यहाँ पे नहीं आई थी कि होमलेस हो गए पूरी तरीके से, घर द्वार बेच के एकदम मतलब नंगे घूम रहे हैं रोड पे, वो नहीं स्थिति आई, ठीक है। अगला आता है तुम्हारा क्या, रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी में क्या कहता है, अब रिलेटिव पॉवर्टी कहता है कि इट रिफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ ए पीपुल in comparison to other people in different regions, or make a relative poverty does not consider how poor the poor person are, whether is deprived on a basis of a minimum requirement life or not। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा फिर से मैं बताता हूं। इट रिफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ अ पीपुल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। कंपेयर करने की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कंपैरिजन टू द अदर पीपुल इन डिफरेंट रीजन और अ नेशन। डिफरेंट रीजन और अ नेशन, दूसरे देश से या दूसरे रीजन से हम कंपेयर करते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी डज नॉट कंसिडर हाउ पुअर पीपुल एंड द पुअर पर्सन आर टू, वेदर ही इज डिप्राइव्ड ऑन द बेसिस डिप्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ और नॉट। मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, मतलब कि डेली बेसिक नीड के आपकी जरूरतों के हिसाब से बात की जा रही है, मतलब खाने की, पीने की, या जो बेसिक नीड है आपकी, मतलब कि शेल्टर की बात कर रहा है इसमें। किसकी बात कर रहा है, शेल्टर की बात कर रहा है। जो कंपेयर करेगा दूसरे नेशन से, या फिर दूसरे नेशन से कंपेयर करे, या फिर आपको कंपेयर करे रीजन से। अब जैसे अगर हम बात करते हैं यूपी से, रिलेटिव कंपैरिजन किसका, झारखंड का, ठीक है। झारखंड का रिलीजन उड़ीसा से, उड़ीसा का बिहार से, ठीक है। तो कंपैरिजन की बात हो रही है कि आप एक शहर से दूसरे शहर को कंपेयर कर रहे हो, एक देश से दूसरे देश को कंपेयर कर रहे हो। तो रिलेटिव पॉवर्टी मतलब कि खुद को अच्छा दिखाने के लिए हम कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि भैया हम तो गरीब हैं, मगर हम उस देश से इतने गरीब नहीं। बात समझ में आ रही है, या उस शहर से इतने गरीब नहीं है। तो ये एक रिलेटिव कंपैरिजन है, जिसमें आप मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है, अगले पॉइंट को देखते हैं हम। आओ चलो। एक तो कलर ब्लाइंड हो जाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं हूं कलर ब्लाइंड, अब मुझे दिखता है नहीं, और ऊपर से हम्म आओ अगला देखो। अगला पॉइंट दिया हुआ, इट कंपेयर्स द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम and asset ownership. It helps to understanding the relative position of a different segment of the population.
the defect of a relative measures of a poverty is that only reflect the relative position of a different segment of population in income hierarchy. ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है, ये बात हो रही है इनकम से रिलेटेड, एसेट्स कंपोजिशन से रिलेटेड। मतलब कि हम बात कर रहे हैं किसका, हम कंपैरिजन अगर कर भी रहे हैं किसी चीज का, तो वो एसेट्स कंपैरिजन होगा कि भैया कि आपने कितनी एसेट्स रखी हुई है, मतलब जमीन और जायदाद के बीच में हम कंपैरिजन करना कि ओनरशिप कितनी है आपके पास। दूसरा, द डिफेक्ट ऑफ अ रिलेटिव मेजर्स पॉवर्टी। ठीक है, यहाँ देखो ये दिया हुआ ना, द डिफेक्ट इन अ रिलेटिव मेजर्स ऑफ पॉवर्टी इज दैट द ओनली रिफ्लेक्ट अ रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन इन इनकम हायरार्की। इनकम हायरार्की के बीच में बात करेगा किसकी, इनकम हायरार्की। इनकम हायरार्की क्या होता है, इनकम हायरार्की का मतलब ये है कि जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर सोसाइटी, इनके बीच की जो इनकम की डिफिनेशन है, उसके हिसाब से एक रिलेटिव चेंज के बारे में बात करेगा। बात कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे के पूरे इकोनॉमिक पोजीशंस पे हम 3 बेसिक नीड्स पे काम करते हैं। पूरी इकोनॉमी में 3 तरह के लोग होते हैं, पुअर, मिडिल और रिच। पुअर, मिडिल और रिच। ठीक है, अब इसमें भी कई तरह के होते हैं। एक होते हैं एब्सोल्यूट पुअर, जो पूरी तरीके से गरीब हैं, जिनके पास कोई जगह जमीन एकदम नहीं है। उसके बाद से आते हैं मिडिल में, उसके बाद से आते हैं लोअर में, उसके बाद से आते हैं उसके ऊपर। पुअर के बाद भी यही सिचुएशन चली जाती है। तो पुअर और मिडिल के बीच में भी कुछ आएंगे, मिडिल और रिच के बीच में भी कुछ आएंगे, और इन सभी के इनकम हायरार्की की बात होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के पास एकदम कुछ नहीं है, किसी के पास जमीन है तो नौकरी नहीं है, किसी के पास नौकरी है तो जमीन नहीं है, किसी के पास दोनों है बट उनकी इनकम स्टेट बहुत कम है। तो इसके हिसाब से रिलेटिव चेंज में जो डेफिनेशंस दिखाई गई हैं, कहने का तात्पर्य यह है, इसको अगर हम इस तरीके से समझें तो आओ मैं इसको बेसिक तरीके से तुमको समझाता हूं ताकि तुमको एक बेसिक आइडिया मिल सके। आओ देखो, देखो अब मैंने बात की थी कि पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो कुछ बेसिक कंसिडरेशन पे बनी हुई। ये हो गए रिच, अमीर लोग। ठीक, ये क्या हो गए, अमीर लोग। इसके बाद से मिडिल लोग, और इसके बाद से पुअर लोग। ठीक है, ये 3 तरह के मॉडल हमको देखने को मिलते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं पूरी की पूरी इकोनॉमी में। ठीक है, अब इनके बीच में भी कोई आएंगे और इनके बीच में भी कुछ लोग आएंगे। ठीक है, अब पुअर में क्या डेफिनेशन है, पुअर की डेफिनेशन ये है कि भैया गरीबी तो है बट किसी के पास कोई एसेट नहीं है। कोई एसेट नहीं है मतलब किसी के पास कोई लैंड नहीं है। ठीक, अगर किसी के पास लैंड है तो किसी के पास कोई जॉब नहीं है। अगर किसी के पास जॉब है तो हाई पेइंग जॉब नहीं है, मतलब कि सिर्फ अपना खर्च चलाने भर का ही पैसा है। उसी तरीके से मिडिल क्लास में भी आती है। मिडिल क्लास में भी भाई किसी के पास लैंड है, लैंड के साथ जॉब है। ठीक है, बट हाई पेइंग जॉब नहीं है। ये क्या करते हैं, बेसिक नीड को तो कंप्लीट करते ही करते हैं, बेसिक नीड को कंप्लीट तो करते ही करते हैं, बट वो बेसिक नीड के साथ थोड़ी सी सेविंग कर पाते, थोड़ी सी सेविंग कर पाते। बात समझ में आ रही है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जो रिलेटिव मेजर्स हैं, जो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन की बात कर रही है, की जा रही है, वो कंपैरिजन किस बेस पे होगा, ये डिफाइन करता है रिलेटिव पॉवर्टी। बात समझ में आई? बात समझ में आई तो बोलो अच्छा आदमी। अब अगला बात करते हैं पॉवर्टी लाइन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, पॉवर्टी लाइन के बारे में। Poverty line is a cutoff point. Poverty line is a cutoff point on the line of distinction, which usually divide the population of a country as poor and non-poor. किसके बीच में, पुअर एंड नॉन पुअर के बीच में एक कटाई पॉवर्टी लाइन डिफाइन करती है, कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। पीपुल हैविंग इनकम बिलो पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड पुअर। भाई पॉवर्टी लाइन के जो नीचे आएंगे उनको गरीब ही कहा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो दो राय नहीं है कि जो गरीबी के नीचे आते हैं उनको, भाई ऑब्वियस सी बात है, उनको पॉवर्टी ही के डिफिनेशन में दिया जाता है कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको पुअर कहा जाएगा। पीपुल विद इनकम अबव पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड नॉन पुअर। भाई ये कहने की बात नहीं है कि कौन पुअर है कौन नॉन पुअर है। द प्लानिंग कमीशन हैड डिफाइंड पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडिंग marginal requirement of 24 calories, obvious बात है, per person in rural areas and 2100%
इन अर्बन एरियाज। मैंने अभी आपको बताया कि मेंटेनेंस कैलोरी के हिसाब से डिवीजन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि भाई 2400 कैलोरी किसके लिए, रूरल एरियाज के लिए, और 2100 कैलोरी किसके लिए, 2100 पर पर्सन कैलोरी किसके लिए, अर्बन एरियाज के। ठीक है, तो अर्बन एरियाज के हिसाब से इसका डेफिनेशन तो सही है कि भाई अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरी चाहिए और 2400 कैलोरी चाहिए गांव के एरिया में, क्योंकि गांव में काम ज्यादा होते तो कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। While fixing the poverty line, consumption of a food is considered as a most important criteria। most important criteria, ये देखो इंपॉर्टेंट है। फूड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, इसको फूड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, क्योंकि अगर आपका पेट भरा रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, अगर खाने को नहीं मिल रहा है तो समस्या है आपके साथ, तो फूड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। वही बात कह रहे थे, कंजम्पशन वर्थ ₹328 पर पर्सन अ मंथ। ठीक है, इसमें 328 रुपए, 328 रुपए पर मंथ ऑन रूरल एरियाज, एंड अर्बन एरियाज में बोला गया था 454 रुपए, ऑल्सो कंसिडर टू बी एज अ पॉवर्टी लाइन। ठीक है, मतलब कि अगर रूरल एरिया में आप 328 रुपए पर महीने का, पर मंथ का खर्च होना चाहिए, और रूरल अर्बन एरियाज में 454 पर मंथ होना चाहिए। अब क्या पॉसिबल है क्या 328 रुपए में पर महीने में तुम कमाओ और 454 रुपए पर महीने कमाओ? पॉसिबल है क्या? बताओ तुम्हें, खुद सोचो कि क्या 328 रुपए पर महीने के हिसाब से हमारा खर्च निकल जाएगा? गैस ही तुम्हारा 900 का आता है, 1000 का आता है। पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता। ठीक, बट ये डेफिनेशन दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, कारण है। देखो इसका, अब ये पूछोगे कि सर कारण क्या है कि इतनी कम अमाउंट में डेफिनेशंस क्यों दी गई? देखो कारण ये है कि हमको अपने देश को दूसरे इंटरनेशनल बेसिस पे हम ये नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि देखो रिपोर्ट तैयार होगी तो ऑल ओवर वर्ल्ड इसका रिपोर्ट दिखना है। तो अगर हम बात करते हैं नेशन बेस पे, ग्लोबल नेशन बेस पे, तो ग्लोबल नेशन बेस पे हमको अपने देश को नीचा नहीं दिखाना है कि भैया कि हाँ हमारे यहाँ पावर्टी इतनी स्थिति खराब है कि हम एक मिनिमम रिक्वायरमेंट भी पूरा नहीं कर पाते। दूसरा, अगर गवर्नमेंट के बेस पे अगर गवर्नमेंट दिखाती है कि हाँ हमारे पास इतनी ज़्यादा पावर्टी है, तो उसके ऊपर से ग्लोबल प्रेशर पड़ने लगता है कि हाँ भाई आपको निचले स्तर पे देखा जाएगा। जिस भी कंट्री में पावर्टी ज़्यादा होगी उस कंट्री को निचले स्तर पे देखा जाता है, बहुत ही निचले स्तर पे देखा जाता है। तो हम अपने को नीचा नहीं दिखा सकते। इसकी वजह से हमने क्या किया, डेटा में थोड़ी सी फेरबदल की और इतना कम अमाउंट रखा है ताकि हम इंटरनेशनली अपने को अच्छा दिखा सके। अगला आता है तुम्हारा क्या, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। एक तो हो गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भाई ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी, रैपिड ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन पार्टिकुलरली अमंग द पुअर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री। ऑब्वियस सी बात है भैया कि हमारे यहाँ क्या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा है। मैंने आपको बता दिया था कि सेंसस रिपोर्ट 2011 के बाद कोई रिपोर्ट बनी ही नहीं। लोग खाली क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। ठीक है, उनको अपने मतलब ये नहीं सोच रहे हैं, या उनके अंदर इतना मतलब ह्यूमन टैक्टिक्स नहीं है कि नहीं भाई अगर मैं गरीब हूं तो मेरा अगर एक बच्चा भी हो जाएगा तो उसे पढ़ा पाना, लिखा पाना या उसकी बेसिक नीड को पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल है। उनको सिर्फ अपने एक जो नीड है उसको पूरा करने के लिए सारा का सारा गेम बसता जा रहा है। दूसरा, उनके पास उतने वो एजुकेट नहीं है, इतने ज्यादा वो दिमाग से मतलब एजुकेटेड नहीं है, चीजों को समझ नहीं पाते हैं कि हाँ भाई अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी, डेथ भी ज्यादा होगी, मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा बढ़ेगा। तो और उनका सबसे बड़ी बात है कि दवा दारू ये सब कर पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है। ठीक, दूसरी तरफ हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत तगड़ा सिनेरियो है, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पॉवर्टी इज कॉज्ड बाय द अनएम्प्लॉयमेंट, एंड अनएम्प्लॉयमेंट कपल्ड विद अ लो रेट ऑफ वेजेस। एक तो हमारे यहाँ नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो तब भी दिक्कत होगी। अगर एम्प्लॉयमेंट मिलती है, नौकरी मिलती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पॉपुलेशन को कोन अप कर पाते हैं।
अगर नौकरियां हैं, खुद एक तुम अपने हिसाब से मेरी बात को ध्यान से समझना, एक कोई फैमिली है, ठीक है, अगर उस फैमिली में 4 लोग हैं, उस फैमिली में 4 लोग हैं और वो चारों लोग कमाते हैं, तो उस पूरे की पूरी फैमिली की कंसिडरेशन बदल जाती है। अगर 4 लोग 20-20 हजार रुपए भी कमा रहे होंगे तो 4 लोगों की सैलरी कितनी होगी, टोटल मिला के 80 हजार रुपए होगी, तो उनका बेसिक नीड पूरा कर पाना बड़ा आसान हो जाएगा। बट वहीं पे उन 4 लोगों की फैमिली में सिर्फ एक आदमी कमा रहा होगा जो कि 20 हजार रुपए कमा रहा होगा, तो अब क्या हो गया कि चारों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चारों की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए सिर्फ एक आदमी लायबल है, तो डिपेंडेंसी उस एक अकेले आदमी पे पड़ जाती है। तो यहां पे ये दिक्कत है। दूसरा आता है इरिस्पॉन्सिबल इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इनकम में इनइक्वालिटी है। An important case of a poverty in India is to the existence of large inequalities of a distribution of a national income and concentration of economic power, both in rural and urban sector of economy, both, चाहे रूरल एरिया में रहा हो, बात की जा रही हो, चाहे अर्बन एरिया की बात की जा रही हो, सभी जगह इनइक्वालिटी है। इनकम इनइक्वालिटी है। क्या है? इनकम इनइक्वालिटी। इनकम उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। गरीब की सैलरी बहुत कम दी जाती है, अमीरों को सैलरी ज्यादा दी जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि हम उस हिसाब से पैसा नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, हाई इलिटरेसी रेट, भाई पढ़ने लिखने की कोई लिटरेसी रेट नहीं है, ठीक है। अगर लिटरेसी रेट होगा ज्यादा, यानी अगर एजुकेशन ज्यादा होगा, एजुकेशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर उसको बेसिक नीड आ जाएगी, डिपेंडेंसी कम होगी और वो क्या हो जाएगा, एक बेसिक तो अपना पूरा कर ही लेगा। क्या कर लेगा? बेसिक नीड तो पूरा कर ही लेगा, ठीक है। बेसिक नीड तो पूरा कर ही लेगा, क्योंकि उसको बेसिक नॉलेज हो चुकी है ना, वो पढ़ा लिखा है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपनी जीविका को चला सकता है। अच्छा, एक बात और भी है, इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है बट एक चीज समझाना मुझे बहुत जरूरी है। एजुकेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अगर आपके दिमाग में ये होगा कि सर एक सिंगल पेपर ऑफ शीट हमारा लाइफ को डिसाइड नहीं कर पाएगी, बट ये याद रखिएगा कि एजुकेशन क्रिएट्स अ मोरालिटी विथ यू। पढ़ाई लिखाई जो है वो एक मोरालिटी क्रिएट करती है आपके अंदर। आप मोरली ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी चीज को समझने के लिए। किताबें जो हैं आपको डेटा नहीं देती हैं, किताबें आपको एक डिसिप्लिन वे में चीजों को सिखाती हैं कि हाँ भाई, क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग सीख पाते हैं जब आप क्वेश्चंस को लगाते हैं, जब आप किसी प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं, जब आप होमवर्क करते हैं, तो एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है उसकी वजह से। उस डिसिप्लिन में आप आगे भी चल के अपनी लाइफ लॉन्ग किसी भी चीज को करते हैं तो एक डिसिप्लिन के साथ करते हैं। स्कूल जाना, स्कूल से आना, स्कूल का होमवर्क करना, ये सब कुछ एक डिसिप्लिन प्रोसेस आपको सिखाया जा रहा है, जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम मोर और मोर रोट लर्निंग पे था। मतलब कि रटने की जो क्षमता है उसको इंक्रीज किया जाता है ताकि आप बेसिक अमेनिटीज को पूरा कर सकें। अगर आपके जीवन में कोई नौकरी नहीं लगी तो आप कहीं भी जाके कोई भी काम करके अपना जीविका चला सकते हैं, क्योंकि शुरुआती ही कंडीशन में हमको जरूरत इसी चीज की थी। भाई हमारे पास स्किल नहीं था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर फील्ड से आती थी। तो एग्रीकल्चर से शिफ्ट करने के लिए, दूसरे सेक्टर में जाने के लिए हमको एक बेसिक अमेनिटीज की जरूरत थी, और वो कहां से आ रही थी? एजुकेशन से आ रही। ऑन द कॉन्ट्ररी नोट, इंडिया में फ्लिकर सिचुएशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, किसी भी फ्लिकर सिचुएशन को समझना है तो इंडिया बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बेस पॉइंट बन जाता है किसी भी देश के लिए, ठीक है। अब ये मैं समझाता हूं कैसे। देखो, इंडिया में क्या है कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम बड़ा ही बेसिक तरीके से काम करता है। अब वो बेस क्या है भैया? अब वो देखो, आओ यहां पे तुम देखोगे तब तुमको समझ में आएगा कि वो बेसिक क्या है। देखो, हमारी सोसाइटी में अगर जो गरीब है, पुअर है, क्या है भैया? जो पुअर है, उनके बच्चे या तो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सरकारी होते हैं, सरकारी स्कूल्स जिनको कहा जाता है, प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, जो थोड़े से अमीर हैं, जो थोड़े से अमीर हैं, मतलब कि
जो एब्सोल्यूट पुअर नहीं है, जिनके पास पॉवर्टी से थोड़े से पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, उनके बच्चे कहाँ चले जाते हैं? उनके बच्चे चले जाते हैं प्राइवेट स्कूल। ठीक है, प्राइवेट स्कूल। अब तुम कहोगे कि सर प्राइवेट स्कूल में जाने का कारण क्या है? देखो, पूरे के पूरे मामले को समझो। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में क्या है कि देखोगे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, मतलब जो सरकारी स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, इनमें देखेंगे तो आप जो स्ट्रेंथ देख रहे हैं बच्चों की, जो स्ट्रेंथ देख रहे हैं बच्चों की, वो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा कम हुई है। करीबन 60 से 70% की गिरावट देखने को हमको मिल रही है हमारे प्राइमरी स्कूल। ठीक, कारण क्या है? कारण है स्मॉल एजुकेशन सोसाइटीज का खुल जाना, स्मॉल स्केल एजुकेशन सोसाइटीज का खुल जाना। जो छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं ना, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 5 तक, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उनका खुल जाना। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉवर्टी लाइन के थोड़ा सा ऊपर है, जो पॉवर्टी लाइन के थोड़ा सा ऊपर है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डालते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स का जो चलन है वो ये डिफाइन करता है कि प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन जो कि बहुत अच्छी, बट ऐसा है नहीं। प्राइमरी स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स के टीचर हैं, ये वेल एजुकेटेड है, ये वेल एजुकेटेड है, वे वेल एजुकेटेड है, ये बीएड करके आते हैं, बीटीसी करके आते हैं, ये एग्जाम क्वालिफाइड करके आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के आते हैं, ये ट्रेनिंग लेके आते हैं, तो इनके पास नॉलेज है, इनके पास वो कॉम्पिटिटिवनेस है जो बच्चों को सिखाया जाएगा, कैसे उनको बताना है, पढ़ाना है, ये सब कुछ इनके पास। प्राइवेट स्कूल्स में ऐसे नहीं। प्राइवेट स्कूल्स में सिर्फ देखने में वो ऐसा अच्छा लगता है, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं और देखने में अच्छा लगता है। अच्छा, जो स्मॉल स्केल एजुकेशन सोसाइटीज हैं, इनमें जो टीचर्स हैं वो वेल एजुकेटेड नहीं है, वो वेल एजुकेटेड नहीं है। ठीक है, आइदर उन्होंने बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है, या वो लोग जिन्होंने मतलब सरकारी नौकरी की कोशिश की और नौकरी नहीं मिल पाई, वो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है यहाँ पे, सैलरीज कम है। तो अगर सैलरी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है एजुकेशन का सिस्टम भी कम होगा, एजुकेशन का वो सिस्टम कम होगा, क्योंकि जब सैलरी ज्यादा मिलती है तो आपके अंदर इंथुजिज्म होता है उस चीज को compete करने का। आप पढ़ाते हैं, अच्छा सैलरी मिलेगा तो आप पढ़ाएंगे, अच्छा एजुकेट करेंगे, बट जब आपको सैलरी ही 3-4 हजार रुपये महीने की मिल रही है तो आप कहाँ से पढ़ा पाएंगे? तो यहाँ पे ये एक समस्या हमको देखने को मिलती है इंडियन एजुकेशन सोसाइटी में, कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं या तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे, जो पुअर सोसाइटी के लोग हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो प्राइवेट स्कूल्स में डाल दे रहे हैं। अब वहां से जो विशियस साइकिल है वो चलता जाएगा। लोगों के दिमाग में ये है कि प्राइवेट स्कूल्स ज्यादा अच्छे, बट ऐसा कहीं भी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स ज्यादा अच्छे। ठीक है, प्राइमरी स्कूल्स में जो टीचर होते हैं वो कॉम्पिटिटिव टीचिंग करते हैं। ठीक है, वो पढ़े लिखे व्यक्ति है। अगला आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स। भाई ऑब्वियस बात है, पॉलिटिकल फैक्टर तो इंपॉर्टेंट है ही। कैसे? बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज एक्सक्लूडेड अंडर अ ब्रिटिश रूल। भाई ब्रिटिश रूल एक्सप्लॉइट कर रही थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस other political factors have already affected the economic progress. Economic policies are formulated to promote the interest of a richer section of society and poor people are suffer in the process. देखो, पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो डिफिनेशंस जो थी वो जैसे एजुकेशन सोसाइटी में काम ही नहीं हुआ। आप पूरे 5 ईयर प्लान में कहीं भी देख लीजिए, 5 ईयर प्लान में आप कहीं भी देख लीजिए, या अगर हम बात करते हैं 1947 से 2024 तक, 1947 तक 2024 तक आप देखेंगे कि हमारे एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। आज भी अगर हम देखें तो हम अपनी एजुकेशन पे सिर्फ 2% ऑफ जीडीपी खर्च करते हैं। कितना? 2% हम अपनी पूरी जीडीपी का खर्च कर रहे हैं। ये सब किसकी गलतियां हैं? ये सब पॉलिटिकल इंटरवेंशंस की गलतियां है ना। अगर एजुकेशन पे हम खर्च ज्यादा करते, लोगों को हम पढ़ाई की तरफ ज्यादा ढकेल पाते तो वो ज्यादा अच्छा। बहुत ही लंबा प्रोसेस है। अगर हम 1947 से 2024 तक अगर सिचुएशन डेटा को देखेंगे तो एजुकेशन पे हमने 2% से ज्यादा कभी खर्च किया ही नहीं किया। अगर बहुत खर्च किया है तो 3% खर्च किया है। दूसरा, जो सोसाइटी जो थी, अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश रूल के समय, तो जो गरीबी रेखा के नीचे चले गए, जो गरीब हो गए, वो उनका टैक्टिकल वे में वो ऊपर उठ ही नहीं पाए, क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया।
उस सोसाइटी की तरफ कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ध्यान ही नहीं गया, चाहे कांग्रेस में रहा हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन में वो हो, कभी ध्यान ही नहीं गया उसकी तरफ। ठीक है, कोरोना के समय देख लीजिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोरोना के समय देख लीजिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इस पे, फिर वो मामला दूसरा हो जाएगा, बट कभी भी गरीबों पर ध्यान नहीं दिया गया, ना हम भी देते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ रिमूव पॉवर्टी, पॉवर्टी को कैसे रिमूव कर सकते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेजर नीडेड टू रिमूव पॉवर्टी इज एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने की बात की जाएगी। ठीक है, अब इकोनॉमिक ग्रोथ को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले आप इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करिए, आप सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए। क्या जनरेट करिए? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए। जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी उतना ही अच्छा होगा लोगों के लिए, और उतना ही अच्छा होगा लोगों को नीचे से ऊपर उठने में। Reduce inequalities of income. The higher growth rate is accompanied with increased inequality of income. Then fruits of economic development will accrue only to rich section, whereas the poor will grow in numbers. Thus, inequalities must be needed to development of benefit of poor. अबे देखो, कुल मिला के बात क्या है? कुल मिला के बात ये है कि आपको क्या करना होगा, आपको इनक्वालिटी ऑफ इनकम को कम करना होगा। इनक्वालिटी ऑफ इनकम को कम करना होगा। इनक्वालिटी जो है हमारी इनकम में, उसको कम करिए। अब ये पॉसिबल कैसे है? इनक्वालिटी ऑफ इनकम में कम कैसे हो सकता है? देखो, दो तरीके होते हैं। या तो आप सैलरी बेस्ड सिस्टम जो तैयार कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी में, उसको आप सेम रखिए। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, देखो इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में बात करें, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में आप चले जाइए, पर आवर का जो आपको सैलरी होगी, मान लीजिए कि अगर $50 दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है? $50 दिया जा रहा है। तो पर आवर का जो स्पेंडिंग है $50 का, ये सेम है किसके लिए? कॉरपोरेट के लिए भी, या जो बेसिक सैलरीड पर्सन है। ठीक, बेसिक सैलरीड जो पर्सन है उनके लिए इतनी सैलरी को डिफाइन किया गया है। अगर वहां पे कोई लेबर होगा, यहाँ पे अगर कोई लेबर होगा, उसकी सैलरी जो होगी पर आवर की, वो मैच करेगी किसी भी कॉरपोरेट मैनेजर की सैलरी को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, यूएस में चले जाइए, तो ये एक बेसिक है। मैं अगर ऑस्ट्रेलिया का हम एग्जांपल दे, मेरा एक दोस्त था जो ऑस्ट्रेलिया में था, और वो वहाँ से एमबीए कर रहा था, अभी फिलहाल वो फ्रांस में है। तो खैर उसकी तो अलग एग्जांपल है। तो अगर हम बात करते हैं उसकी, तो वो बताता था कि जैसे अगर हमारे यहाँ कोई गाड़ी बिगड़ती है, जैसे अगर कोई मैकेनिक को अगर हमको बुलाना होगा, तो मैकेनिक इतना चार्ज तुमसे कर लेगा, इतना तुमसे पैसा मांग देगा कि तुम्हारी हालत गंभीर हो जाएगी। बात समझ में आएगी? नहीं समझे? घर बनवाने बड़े महंगे हैं, क्योंकि जो लेबर का कॉस्ट है वो उतना ही पड़ जाएगा जितना आपका घर पड़ेगा। मतलब अगर आप $50,000 का घर लेते हैं, तो आपकी मजदूरी $50,000 की पड़ जाएगी। तो वहां पे रेडी टू मूव हाउसेज हैं। ठीक है, कंक्रीट सीमेंट्स के घर बहुत कम देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, वुड के घर आपको अमेरिका वगैरह में ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनको बनाना आसान है, और एक जनरल इंसान भी इसको बना सकता है। ठीक है, तोड़ना आसान है, कॉस्टिंग बहुत कम लगती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लेबर की कॉस्टिंग है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पे इनकम इनक्वालिटी नहीं है। ठीक है, इनकम इनक्वालिटी नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं जनरल पब्लिक की बात करते हैं, अगर इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में एक लेबर का आपका 500 पर डे के हिसाब से लेता है। कितना लेता है? 500 पर डे के हिसाब से लेता है, जो कि ये सीजनल नौकरियां हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि भैया अगर वो 30 दिन अगर वो काम करेगा, तब जाके उसको 15,000 रुपए मिलेंगे। 15,000 रुपए मिलेंगे, नहीं काम करेगा भाई इससे भी कम हो सकता है। कॉर्पोरेट में भी यही है। तो डेफिनेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी जो है वो इस तरीके से आती है कि आपको सैलरी को सेम रखना है, जो पर आवर की इनकम है उसको सेम रखिए।
ठीक है, यूएस वगैरह में अगर तुम चले जाओ, अमेरिका वगैरह में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में चले जाओ, तो देखोगे कि पर आवर पैसा बहुत कम मिलता है, अरे मतलब बहुत ज़्यादा मिलता है। तो देखोगे जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस है वो क्यों सक्सेसफुल है, क्योंकि हम क्या है, हम हार्ड वर्किंग है, हमको हार्ड वर्क करने आता है। अगर हमसे आप 10-10 घंटा भी काम करा लीजिएगा तो हम करने को तैयार है। अगर 1 घंटे का आपको $50 मिल रहा है तो $500 तो आप एक दिन में कमा लेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको दिया जाए ही, मगर एक एग्जाम्पल है, ठीक। तो इनकम इनक्वालिटी को कम करना बहुत ही जरूरी था, ठीक है। अगला आता है तुम्हारा क्या, अगला तुम्हारा आता है पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन पे कंट्रोल करिए भाई, बहुत जरूरी है, पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तो समस्या हो जाएगी। अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी दिक्कत उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। भाई किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन होती है, अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, देखो हायर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन स्पेशली अमंग द पुअर वन, किसमें, पुअर वन में, मतलब कि गरीब जो लोग हैं, पुअर वन ऑफ द कॉजेज। भाई गरीब लोगों में पॉपुलेशन की समस्या सबसे ज्यादा है। पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड एट अ ग्रेटर एक्सटेंट इफ वी इंटेंसिफाई फैमिली प्लानिंग। किसमें, फैमिली प्लानिंग को इंटेंसिफाई करें, किसको, फैमिली प्लानिंग को इंटेंसिफाई करें। एंड कैंपेन टू रिड्यूस द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन अमंग द पुअर पीपल। गरीब लोगों में पॉपुलेशन को लेके बहुत बड़ी समस्या है। हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो पुअर सोसाइटी में, वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है। कारण है, एक तो वो एजुकेटेड नहीं है, दूसरा उनको ये नहीं पता है कि हमारा बच्चा पैदा होगा तो उसको कैसे पालना है, पोसना है, कैसे पढ़ाना है, लिखाना है। वो सिर्फ अपने एक बेसिक नीड, ह्यूमन बेसिक नीड को पूरा करने के लिए पॉपुलेशन को इंक्रीमेंट कर पाते हैं। दूसरा, उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट देखती है कि पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी गवर्नमेंट के लिए उतना ही वोटिंग होगा। गवर्नमेंट तो उस हिसाब से देख रही है ना, एसेट्स की तरह देख रही है, रिसोर्सेस की तरह देख रही है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज्यादा हमको क्या मिलेगा, वोट मिलेगा। दूसरी तरफ बर्डन भी बढ़ता जाता है गवर्नमेंट के ऊपर। पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उनका जो फुटप्रिंट है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, कार्बन फुटप्रिंट भी तो आप अपना बढ़ा रहे हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति भी है तो वो कपड़ा पहनेगा ही पहनेगा, वो खाना खाएगा ही खाएगा, वो सांस लेगा ही लेगा, वो पानी पिएगा ही पिएगा, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज का भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज्यादा वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। भाई अगर मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, देखो कोई घर है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल की तरह से समझते हैं। अब हम इसको किसी एग्जांपल की तरह से समझते हैं। देखो अब जैसे मान लो कि कोई 3 लोग हैं फैमिली मेंबर, मैं चाहता हूं, चलो ठीक है 3 लोग नहीं है, 4 लोग, 4 लोग हैं, 4 फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। पापा, मम्मी और इनके 2 बच्चे, 1 2, 4 बच्चे हैं। अच्छा ठीक है, एक तरफ इनका कार्बन फुटप्रिंट, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, इनका, ठीक। दूसरी तरफ पापा है, मम्मी है, अब इनके 6 बच्चे, या राजा, कितने लोग हो गए, 8 लोग हो गए। और इन लोगों का कार्बन फुटप्रिंट यानी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना किसका ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिनके यहाँ 8 लोग हैं इनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा कंजम्पशन करेंगे, बहुत ज्यादा खाएंगे, बहुत ज्यादा पिएंगे। कहने का मतलब यह है कि ये इनके यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, किसके, पानी के, वाटर के, उनका कंजम्पशन ज्यादा होगा, गैसेस का कंजम्पशन ज्यादा होगा। दूसरा, गेहूं चावल यानी जो फूड का कंजम्पशन है वो भी ज्यादा होगा।
ये सारा का सारा बर्डन किस पे जाएगा? ये सारा का सारा बर्डन गवर्नमेंट पे जाता है। ये सारा का सारा बर्डन किस पे जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं फूड पे सब्सिडाइजेशन तो दिया जाएगा ना। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे सब्सिडाइजेशन है, गैस पे आपको कहीं ना कहीं कुछ सब्सिडाइजेशन मिल रहा है, वाटर पे आपको कहीं ना कहीं सब्सिडाइजेशन मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं आपको क्या दिया जा रहा है? गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। तो भाई इनइक्वालिटी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि भाई गरीबी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल ले आइए। ठीक, पॉपुलेशन पे कंट्रोल ले आइए। दूसरा दिया हुआ है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, भाई नौकरी तो देना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद से दिया है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म मैंने बता दिया था कि सीलिंग फंक्शन एक दिया गया था जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि भाई कि इसके चलते लोगों को कुछ जमीन मिल जाए। अब जमीन मिल जाएगी तो उनकी बेसिक नीड अपनी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, जमीन मिलेगी तो वो अपनी बेसिक नीड को पूरा कर ही पाएंगे ना। भाई अगर मेरे पास, मान लो कि मेरे पास कुछ जमीन मिल है, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास एक तरफ कुछ भी नहीं था। ठीक है, मेरे पास लैंड के नाम पे कुछ भी नहीं था। गवर्नमेंट ने मुझे छोटा सा एक लैंड दे दिया। अब मैं क्या कर पाऊंगा? अब कम से कम मैं अपने खाने की व्यवस्था तो कर पाऊंगा ना। खाने पीने की व्यवस्था तो मैं कर पाऊंगा। मैंने अभी आपको बताया कि लैंड सीलिंग की वजह से आपको कुछ जमीनें मिल गई थी। तो सोसाइटी में ये था कि हाँ, हम होमलेस नहीं हो सकते हैं, बट खाने पीने की समस्या को दूर कर सकते थे। मीजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, कौन कौन से मीजर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन इनसे बनते हैं, क्वेश्चन इसमें बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन इसमें बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनता है भाई। पहला दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इसके तहत आपको क्या दिया जाएगा? एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। गांव में देखोगे तो रोजगार योजना दी जाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो कहा गया है। ठीक है, अंडर दिस प्रोग्राम एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम अ लो इनकम फैमिलीज of a rural and urban areas can get a financial assistance from bank and a loan to get any kind of enterprises and generation of employment। कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत आपको क्या मिला जाएगा? कुछ लोन दे दिया जाए बैंक के थ्रू, ताकि आप क्या कर सकें? अपना एक धंधा पानी कर सकें, जिससे आप अपनी जीविका को चला सकें। ठीक है, उसके बाद है स्वर्ण जयंती शहरीय रोजगार योजना। शहरीय रोजगार योजना का मतलब क्या हो गया कि शहरों में किसमें? शहरों में, अर्बन एरियाज में जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए रोजगार देने की बात की गई थी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था, जिसमें वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम था, मतलब कि किसी कंपनी में काम करना या फिर कुछ अपना आप कर सकते हैं। उसके बाद से आता है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। दिस स्कीम वाज लॉन्च विद द इफेक्ट ऑफ फ्रॉम सितंबर 2001। 2011 में इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। द स्कीम ऑफ जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एंड एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम एज अ फुल इंटीग्रेटेड विथ किसके? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। दिस स्कीम्स एम्स ऑफ रिलीविंग ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज एंड फूड सिक्योरिटी along with a creation of a durable community social and economic asset। दो योजनाओं को मिला के एक योजना तैयार की गई थी। इस योजना में आपको भाई वही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना घर चलाने भर का कोई व्यवस्था कर लीजिए। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दिस एक्ट वाज पास्ड इन 2005 एंड द स्कीम दैट इज द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम आर लॉन्च इन फरवरी 2006। डेट्स को याद रखिएगा, डेट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डेट जो है ये इंपॉर्टेंट है। द एम ऑफ टू एक्ट इज टू प्रोवाइड अ गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट इन एवरी हाउस होल्ड अंडर दिस प्रोग्राम। वॉलंटियर अडल्ट विल बी प्रोवाइडेड अनस्किल्ड नेशनल वर्क, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, फॉर मिनिमम 100 days इन ईयर। ठीक है, 100 दिन कम से कम आपको काम करने को मिलेगा। ये गांव में भी आपको देखने को मिल जाता है। देखोगे गांव में जो सब रोड वगैरह बनती हैं, उसमें तुमको देखोगे, तुमको क्या मिल जाता है? मनरेगा जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो मनरेगा के तहत तुमको नौकरी मिल जाती है। भाई तुम ऑब्वियस सी बात है, तुम जाओगे, तुम गिट्टी पत्थर उठाओ, रोड बनवाओ, कहीं कोई लेबर का काम हो गया तो वो करो। इसके तहत 100 दिन का कम से कम रोजगार आपको तो मिलना ही चाहिए।
उसके बाद से दिया हुआ है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी, ठीक है। अप्रैल 1 1990 के बाद 1990 वाज रिजल्टेड इन रिस्ट्रिक्शन कंबाइनिंग द अर्लियर पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम लाइक integrated rural development program, development of women and children in rural areas, etc. It aims to providing a micro enterprises and to bring the assisted prior families स्वरोजगार above the poverty line by organizing them into a self help group. सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब कि हमने क्या कर दिया, हमने कुछ लोगों को जोड़ दिया, मतलब कि अलग अलग पीपल्स को जोड़ के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार किया। इसका देखो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं तुमको दूंगा, कभी तुमने खाया होगा लिज्जत पापड़, लिज्जत पापड़ खाए हो? ये वो काम करते हैं जिसमें क्या करते हैं, औरतें जो होती हैं वो देखोगे तुमको पापड़ वगैरह लेके जाती हैं, पापड़ बनाती हैं और पापड़ को पैक करके देती हैं। या देखोगे जो मल्टी कमोडिटीज में तैयार करती हैं, बिंदियां हो गई, मसाले हो गए, जो होम ग्रोन मसाले होते हैं, अचार्स वगैरह हो गए, तो वो इसके तहत आता है। मेजरिंग द नंबर ऑफ पीपल, अ सिंपल मेथड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पीपल इज टू अ हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो से आप पता कर सकते हैं, किससे? हेड काउंट रेशियो से। एंड द हेड काउंट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल द पॉवर्टी लाइन, नंबर ऑफ पीपल इन द पॉवर्टी लाइन बाय द लाइन ऑफ पावर टोटल पॉपुलेशन। कहने का तात्पर्य क्या हो गया, देखो दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पीपल, number of people by total population, number of people below poverty line। जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, बाई हेड काउंट कर लीजिए उनका कितना हेड है, मतलब टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग पॉवर्टी के नीचे हैं, उनको डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आपका पॉवर्टी का सिनेरियो समझ में आ जाएगा, कितने लोग पॉवर्टी के नीचे हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ अ पुअर पीपल। ओके, कैरेक्टर ऑफ अ पुअर पीपल क्या क्या है भैया, देखो देखो भाई, तब रुको हम चार्ज में लगा दें इसको। ठीक है, हंगर, स्टार्वेशन एंड न्यूट्रिशन, पुअर हेल्थ भाई, हंगर, स्टार्वेशन एंड माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, हंगर, स्टार्वेशन एंड माल न्यूट्रिशन। अगला क्या पॉइंट दिया हुआ है तुम्हारा, अगला पॉइंट तुम्हारा दिया हुआ है लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, डेब्ट ट्रैप एंड बिगर फैमिलीज। माल न्यूट्रिशन, ये माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, माल न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कि खाने पीने की समस्या है इनके पास। पॉपुलेशन, फैमिली बहुत बड़ी बड़ी है, 1 के 36 बच्चे, डेप्थ में फंस जाना मतलब उधारी ले लेना, लिमिटेड वेल्थ होना, लिमिटेड पैसा होना। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको डिफाइन करती हैं कि आप गरीब हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? ठीक है, तो गरीबी का कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, गरीबी का डेफिनेशन कोई नहीं है। गरीबी लोग कहते हैं कि गरीब गरीब, गरीबी का कोई डेफिनेशन नहीं है। बेसिक गरीबी जो होती है वो आती है किसके, वो आती है बेसिक कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि पॉवर्टी इज नॉट बाय चॉइस, इज नॉट बाय चॉइस। ठीक है, पॉवर्टी इज नॉट बाय चॉइस, हम खुद ही खुद को गरीब बनाते हैं। ठीक है, जो कि ये भाई देखो पूरा का पूरा थ्योरी बेस है, तो थ्योरी थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, मैं मानता हूँ।
ठीक है। और कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें थोड़ा सा आपको सटल तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से हो पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि एजुकेशन का जो फील्ड है वो छोड़े कभी कभी 2 साल हो गए, बैक टू पवेलियन आने में बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है, जो ऑरा है वो छूट गया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें आने में। बाकी होप करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए सब सही, दूध